हेलो एवरीबॉडी। माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जो मैं आज का टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ उस टॉपिक का नाम है स्टेट। इसके ऊपर क्वेश्चन किस किस तरह से आएंगे वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी, जैसे कि डिस्कस द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, फंक्शन ऑफ स्टेट्स। तो अलग अलग शॉर्ट नोट्स आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए टॉपिक को डिस्कस करें। स्टेट, स्टेट माने राज्य। तो जो आज मैं डिस्कस करूंगी डेफिनेशन, ओरिजिन और फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टेट के बारे में बताऊं। देखिए, लॉ का स्टेट से बहुत गहरा रिलेशन है और कह सकते हैं कि राज्य के बिना लॉ का कोई अपना फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो अगर जनरल मीनिंग में स्टेट का मतलब देखा जाए तो एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है और बाह्य और आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक उन्नति, सोशल प्रोग्रेस के लिए भी आया है। तो अगर लीगल सेंस में आपसे पूछे कि स्टेट शब्द को सबसे पहली बार किसने यूज़ किया, तो आप नाम लेंगे मैकावली। MACHIAVELLI, मैकावली ने किया। तो ग्रीक टाइम में स्टेट नाम का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था और ग्रीक जूरिस्ट जितने भी थे वो स्टेट के बिहाफ पर किस वर्ड को यूज़ करते थे? पॉलिटी शब्द को यूज़ करते थे, जिसका मतलब होता था सिटी टाउन। और ग्रीक में इस किस वर्ड को यूज़ कर रहे थे आप याद रखेंगे, सिटी टाउन। और रोम में स्टेट वर्ड के लिए किस शब्द को यूज़ कर रहे थे? सिविटास, CIVITAS, सिविटास। और मिडिल पीरियड में भी स्टेट के बारे में जूरिस्टों ने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि अलग अलग जूरिस्टों ने स्टेट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि स्टेट क्या है। तो एक जूरिस्ट आए और उन्होंने कहा कि स्टेट इज़ ए नेसेसरी एविल, राज एक आवश्यक बुराई है। तो ये उनके अपने थॉट्स से। तो कुछ जूरिस्टों ने स्टेट को कहा कि इट इज़ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये एक संयुक्त बीमा कंपनी के समान है। और देखा जाए मैकावली, ओपेनहाइम और कार्ल मार्क्स स्टेट को पावर के रूप में लेते हैं, शक्ति के रूप में लेते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बहुत सारी और चीज़ें डिस्क्राइब करूं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर स्टेट को देखा जाए तो लोग वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? स्टेटस से, जिसका मतलब होता है किसी स्थिति, कुछ परिस्थिति, पर्सन की स्थिति या पर्सन्स की स्थिति कह सकते हैं। तो अलग अलग जूरिस्टों ने स्टेट्स के बारे में अलग अलग विचार दिए। तो राज्य को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जिसका कोई फिक्स नेचर नहीं है और लॉ के अंतर्गत स्टेट को आर्टिफिशियल पर्सनालिटी माना गया। तो आइए देखें कि डेफिनेशन को डिस्कस करें। तो बोसाके ने क्या कहा था, आप याद रखेंगे, एक जूरिस्ट हैं बोसाके। उन्होंने क्या कहा था? द स्टेट इज़ ए वर्किंग कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ एज ए होल। तो राज्य समस्त जीवन की एक क्रियात्मक धारणा है। इसका मतलब स्टेट में जितने भी काम हो रहे हैं वो एक क्या है? कॉन्सेप्ट है जो हमेशा चलता रहता है, वर्क करता रहता है। इसी तरीके से देखा जाए बहुत सारे जूरिस्टों ने स्टेट्स को डिफाइन किया। तो जो कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, कुछ नहीं लिखी हैं, मैं आपको दोनों डिस्कस कर रही हूँ। तो सर जॉन सामंड ने भी कहा था कि जो राज्य है, राजनीतिक समाज मनुष्यों का एक ऐसा संगठन है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो सामंड भी कह रहे हैं कि स्टेट कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो और एक केस भी आया था और एक भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे, उन्होंने भी स्टेट को डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि एक निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित किसी जन समुदाय को राज्य कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे डेफिनेशन वुड्रो विल्सन की थी कि क्या कह रहे हैं वो, कि स्टेट इज ए पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन ए डिफाइंड टेरिटरी। आप छोटी सी डेफिनेशन है, स्टेट इज ए पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन ए डिफाइंड टेरिटरी, कि एक निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित किसी जन समुदाय को राज्य कहते हैं। देखिए विल्सन की कुछ ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट सी लगती है, क्योंकि कई बार टेरिटरी होने पर भी वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आते। तो एग्जाम्पल के लिए 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत स्वतंत्र नहीं था, इसीलिए उसे राज्य नहीं कहा जाता था। तो ये भी आपको बताया मैंने। एक और मैं केस आपको डिस्कस करूंगी, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, चिसहोम वर्सेस जॉर्जिया।
CHISHOLMS, चिसहोम्स वर्सेस जॉर्जिया, GEOGRIA, जॉर्जिया। तो पहले मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप सुनेंगे, फिर मैं हिंदी में बताऊंगी। ए स्टेट इज ए बॉडी ऑफ पर्सन united together for the common benefit to enjoy peacefully what is their own and to do justice to other। तो जिस होम वर्सेस जॉर्जिया के केस में क्या कहा गया कि राज्य स्वतंत्र व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय है जो एक समान उद्देश्य से संगठित हुए हैं और वो इन वस्तुओं को जो उनकी स्वयं अपनी है शांतिपूर्वक लाभ उठा सकें और दूसरों के प्रति न्याय कर सकें। तो ये एक केस में बताया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको डिस्कस किया है। देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में जो लिखी थी और जो नहीं लिखी थी वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दी। तो अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। लॉन्ग में यही क्वेश्चन पूछता है कि ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है। आप मीनिंग स्टेट का बताते हुए आप इसको ओरिजिन बताएंगे। तो देखिए इसके लिए भी जूरिस्टों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने विचारों को रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली थ्योरी से कि कैसे ओरिजिन हुआ होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टेट का जो ओरिजिन हुआ था वो एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुआ, और सबसे पहले हुगो ग्रेशियस इस थॉट के सपोर्टर थे। लेकिन कुछ जूरिस्ट अलग अलग तरीके से बताते हैं कि ग्रीक जूरिस्ट जो बोलते हैं वो कहते हैं कि जो स्टेट ओरिजिन हुआ उसकी वजह केवल डिवाइन है, ईश्वरी है। तो इसका कुछ जूरिस्टों ने इसको भी कहा कि इसका भी खंडन किया। तो अलग अलग जूरिस्टों ने अलग अलग तरीके से बताया कि स्टेट कैसे ओरिजिन होता है। तो कुछ थ्योरी का मैं आपको बताऊंगी, आप नाम देख रहे हैं, सभी थ्योरीज के नाम लिखे हुए हैं। हिंदी में मैं बता दूं इनको: दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, और पितृसत्तात्मक सिद्धांत, और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। एक थ्योरी का जो नाम नहीं लिखा वो भी आप ऐड कर लेंगे, फोर्स थ्योरी, बल का सिद्धांत। तो ये सारी थ्योरीज हैं जिनके माध्यम से बताया गया कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली थ्योरी से, डिवाइन थ्योरी से, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए राज की जो डिवाइन थ्योरी है वो सिद्धांत सबसे पुराना है, और राज्य की उत्पत्ति संबंधी इस थ्योरी के संबंध में कहते हैं कि जो राज्य जो है, स्टेट जो है, वो ईश्वर की देन है। और अनेक धार्मिक ग्रंथों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। इसका उल्लेख हम देखें तो मनुस्मृति में, शांति पर्व में भी मिलता है। और ईसाई धर्म के जो अनुयायी हैं उन्होंने भी राज्य को ईश्वरी देन माना और राज्य को ईश्वर का अवतार माना। तो देख रहे हैं कि आप अलग अलग तरीके से बताया गया कि जो स्टेट की उत्पत्ति हुई वो डिवाइन थ्योरी से हुई। तो आगे चलते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि जो राज्य या शासक की आज्ञा का उल्लंघन करना ईश्वर के प्रति पाप कर्म करने के समान है। तो कहते हैं कि अगर कोई किंग का ऑर्डर का वायलेशन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके का सिन कर रहा है, पाप कर रहा है। तो इस सिद्धांत के सपोर्टर ये भी कहते हैं कि यदि शासक दुष्ट हो तो भी समझना चाहिए कि ईश्वर ने क्या किया, उसे अपने प्रजा को अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए भेजा है। तो अगर दुष्ट किंग है, इसका मतलब अगर किंग बुरा है, बैड है, तो वो एक तरीके की पनिशमेंट है। अगर किंग गुड है तो वो एक तरीके का अवार्ड माना गया है उन लोगों के लिए जो आम जनता होती है। तो अलग अलग तरीके से बताया गया कि किस तरीके से ईश्वर ने राज्य को बनाया होगा। तो 17वीं सेंचुरी में कह सकते हैं कि जो लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस जगी और इस धार्मिक अंधविश्वास पर से लोगों का विश्वास उठने लगा, और पॉलिटिकल को रिलीजन से अलग किया गया, और यूरोप में भी चर्च की जो पावर थी वो समाप्त होने लगी, और लोग डिवाइन थ्योरी के प्रति अपना विश्वास जो है उनका अब हटने लगा। तो चलिए सेकंड थ्योरी देखते हैं, प्राकृतिक सिद्धांत क्या कह रहा है, नेचुरल थ्योरी क्या कह रही है। अलग अलग थ्योरीज अलग अलग तरीके के थॉट्स को एक्सप्रेस कर रही है। तो अब कह सकते हैं कि जो नेचुरल थ्योरी है वो उसका अपना ही अलग है कि स्टेट का कैसे होगा, स्टेट कैसे आया होगा नेचुरल थ्योरी। तो यहाँ पर कहेगा कि स्टेट, कह रहे हैं कि स्टेट जब आया होगा तो उसमें क्या चीज़ होगी, सामाजिकता होगी, सोशबिलिटी होगी। लोग धीरे धीरे स्टेट में लोगों ने क्या किया कि भाई अपना आपस में वेलफेयर करना ऑब्जेक्ट था, और समाज की वजह से स्टेट बना, और सोशल नेचर करते थे, सरवाइव करते थे, इस वजह से स्टेट का निर्माण हुआ।
तो अलग अलग जूरिस्टों ने स्टेट को बनाने के अलग अलग रीज़न दिए, लेकिन एक थ्योरी और आई जो बिल्कुल अलग हटके थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। देखिए इस थ्योरी ने बताया कि जो सामाजिक संविदा है उसके कारण स्टेट बना। तो ये सिद्धांत कह सकते हैं पूरी तरीके से कल्पना पे भी आधारित है। हॉब्स, लॉक, रूसो इस सिद्धांत के प्रमुख सपोर्टर हैं और तीनों के थॉट्स में डिफरेंट पाई जाती है, लेकिन तीनों इस बात से सहमत थे कि एक ऐसा समय था जब मनुष्य राज्य के बिना रहता था। तो समाज की, सोसाइटी की इस अवस्था को उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर कहा। तो हॉब्स, लॉक और रूसो के थॉट्स अलग अलग थे, परंतु सभी ने स्वीकार किया कि किसी कठिनाइयों के कारण मानव ने इस अवस्था को छोड़ा या वेव किया और संविदा द्वारा उसमें परिवर्तन किया। तो चलिए बताते हैं कि मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे स्टेट का जन्म हुआ। तो सबसे पहले मैं थॉमस हॉब्स को लूँगी, और थॉमस हॉब्स के समय इंग्लैंड के चार्ल्स फर्स्ट के जो राजा थे, चार्ल्स फर्स्ट थे इंग्लैंड के, उनके बीच में वॉर चल रहा था, सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। एक ऐसा वॉर जो एक ही स्टेट में दो लोग आपस में लड़ते हैं। जैसे इनके यहाँ पे ये जो वॉर चल रहा था इंग्लैंड में, किंग और पार्लियामेंट के बीच में चल रहा था, और जिसमें हॉब्स ने, जो किंग थे, वो किंग जो डिक्टेटरशिप कर रहे थे, निरंकुश सत्ता का समर्थन किया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को अपने समर्थन का आधार बताते हुए कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, प्राकृतिक अवस्था है, उसमें मनुष्य का जीवन क्या था, बहुत दुखी था और लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन था उसको स्टेट बनाने के लिए दे दिया, क्योंकि वो सेफ्टी करने में जनता की सक्षम था, और यहीं से स्टेट का ओरिजिन हुआ। तो हॉब्स ने कहा कि जो चर्च है वो भी स्टेट के अंडर ही आएगा। तो हॉब्स ने स्टेट के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ही सपोर्ट किया, और उसके बाद हम देखें तो हॉब्स ने एब्सलूट पावर को उचित माना, और जिसे आगे चलकर ऑस्टिन ने इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ को, कह सकते हैं कि वहीं से इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ की भी नींव पड़ी। जहाँ से हॉब्स ने एब्सलूट पावर को सपोर्ट किया था, वहीं से ऑस्टिन ने इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ को लेट डाउन करना शुरू किया। तो चलिए दूसरे जूरिस्ट की बात करें, जिनका नाम है जॉन लॉक। और जॉन लॉक भी आप के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के सपोर्टर हैं और कहते हैं कि जो नेचुरल स्टेट थी वो बहुत, मनुष्य जीवन बहुत सरल था और अच्छा था। लोगों ने इंटरेस्ट और राइट को प्रोटेक्ट करते हुए एक क्या किया, आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और वहीं से स्टेट की शुरुआत हुई, जिसे लॉक ने क्या कहा, पैक्टम यूनियंस कहा। PUCTUMUNIONIS, पैक्टम यूनियंस कहा। और कहा कि लॉक ने जो वहाँ के जो लोग थे उनको क्या कहा, पैक्टम सब्जेक्शंस कहा। PUCTUMSUBJECTIONIS, सब्जेक्शंस कहा कि राजा जो राज्य था, प्रजा के हितों के अनुकूल कार्य करता था, उसे शासन करने का अधिकार था, और प्रजा क्या करती थी कि अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे सत्ता से अलग कर सकती थी, और यहीं से स्टेट का ओरिजिन हुआ। तो जॉन लॉक के अनुसार जो स्टेट था वो जनता के लिए ट्रस्ट का काम करता था, और राज्य को जनता के लिए हमेशा वेलफेयर का ही काम करना चाहिए। तो जो थर्ड जूरिस्ट हैं, चलिए उनको शुरुआत करते हैं, रूसो। और रूसो ने भी प्राकृतिक अवस्था को, नेचुरल स्टेट को बहुत सुखमय बताया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जनरल विल के पर बेस्ड माना कि जनता की समान इच्छा के कारण ही क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई। तो ये एक ऐसे फ्रांसीसी जूरिस्ट थे जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को विल के आधार पे बेस्ड माना और बहुत अलग सी बातें बताई, और कह सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को इन्होंने कहा कि स्टेट और लॉ दोनों ही क्या है, जनरल विल की परिणाम है, कि राज्य और विधि दोनों ही जनता की समान इच्छा की उपज है। तो स्टेट को लॉ का हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो अलग अलग जूरिस्टों ने अलग अलग थॉट्स रखे, थॉमस हॉब्स ने अलग, लॉक ने अलग और रूसो ने अलग, और सभी कई लोगों ने इनकी आलोचना की और कहा कि ये सिद्धांत बिल्कुल कोरी कल्पना पे आधारित है, इसका कोई लीगल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। ऑस्टिन ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी संभव होता है जब उसके लिए पहले से ही कोई लॉ बना हो। और एक जूरिस्ट और हैं गार्नर, उन्होंने भी कहा कि इस सिद्धांत का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कोई भी लॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी तार्किक महत्व नहीं है।
तो चलिए, ये आपने थ्योरीज पढ़ी। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो मैं आपको बता दूं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद हेरिडिटी थ्योरी। हेरिडिटी थ्योरी के ही दो पार्ट्स बताए गए हैं, एक पितृसत्तात्मक और एक मातृसत्तात्मक। तो आप हेडिंग एक ऐड कर लेंगे, और हेरिडिटी थ्योरी HEREDITARY, आनुवंशिक सिद्धांत हेरिडिटी थ्योरी है। उसके दो पार्ट्स हैं जो आपको मैं डिस्कस कर रही हूँ, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। अभी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पितृसत्तात्मक, हिंदी में मैंने बोल दिया, इंग्लिश में सब लिखा हुआ है नोट्स। तो पहले मैं हेरिडिटी थ्योरी को बताऊंगी, तब आप इनके पार्ट्स को लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आया कि कुछ जूरिस्टों ने कहा कि जो स्टेट है वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से आया, और उसमें प्लेटो और एरिस्टोटल की गणना कर सकते हैं। प्लेटो कहते हैं कि स्टेट की उत्पत्ति का कारण यह है कि ह्यूमन बीइंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है, मनुष्य स्वयं अपने आप में पूर्ण नहीं है, और जीवन की नीड्स को पूरा करने के लिए उसे अदर पर्सन के साथ सहयोग करना पड़ता था, कोऑपरेशन करना पड़ता था, और धीरे धीरे यहीं से राज्य का विकास हुआ। और अरस्तू ने भी राज्य के विकास को कहा था कि जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, जो सामाजिक संगठन है, मनुष्यों का संगठन है, वहीं से स्टेट का जन्म हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि सबसे पहले परिवार आया, फैमिली आई। फिर जब परिवार नीड्स को पूरा नहीं कर पाया तो धीरे धीरे पहले सोसाइटी बनी, समाज बना, फिर ग्राम समूह बने, और यही ग्राम समूह या ग्राम ग्रुप्स आगे चलकर स्टेट में बने। तो इन्होंने ही इस थ्योरी को दो पार्ट्स में बांटा, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तो चलिए हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले पितृसत्तात्मक। तो इस सिद्धांत के समर्थक जो वो हैं वो हेनरी मेन हैं, और हेनरी मेन का नाम इसमें सबसे पहले लेंगे। तो इन्होंने एक एनिसेंट सोसाइटी का बहुत गहरा स्टडी की, और उसमें कहा कि सबसे पहले स्टेट के निर्माण में सबसे पहले कौन आया? फैमिली आई, परिवार आया। और आदिकालीन जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। इसका मतलब जो हेरिडिटी थ्योरी थी वो कह रहे थे कि जो हेरिडिटी होगी, जो वंश होगा, पुरुषों के नाम से होगा, और जो फैमिली का सबसे बुजुर्ग या ओल्ड मेल होगा उसको अनलिमिटेड पावर दिए गए। और एक जूरिस्ट और है मैकावर, उन्होंने कहा कि परिवार के नियंत्रण में सभी तत्व पाए जाते हैं जो शासन के लिए भी सारभूत हैं। तो जिन आवश्यकताओं ने परिवार को जन्म दिया, उन्हीं ने अनुशासन और कंट्रोल को भी जन्म दिया। तो जो परिवार का जो मुखिया था, हेड ऑफ फैमिली था, वो डिक्टेटर होता था। और कहीं कहीं तो ये भी प्रमाण मिलते हैं कि ये अपने परिवार के सदस्यों को मृत्युदंड तक दे सकते थे। तो धीरे धीरे परिवार जो फैमिली थी स्वाभाविक गति से दूसरे समुदायों को जीतकर आपस में क्या होने लगी, पहले परिवार के बाद पहले परिवार आया, फिर उसके बाद जब परिवार की जो हेड ऑफ फैमिली की डेथ हो जाती थी तो धीरे धीरे उसके बाद जो सीनियर था उसको पावर दे दी जाती थी। तो सबसे पहले कहते हैं परिवार से एक परिवार आया, फिर कई फैमिलीज आई, और कई फैमिलीज मिलकर क्या बने? क्लेन, कुनबे बने। और कुनबे का जो प्रधान था वो भी कौन होता था? मेल पर्सन होता था। और कुनबे ट्राइब्स को मिलाकर एक कबीला बना, कुनबों को क्लैंस को मिलाकर क्या बना? ट्राइब, TRIB, ट्राइब, कबीला बना। और यही कबीले यूनियन बने, और यूनियन के बाद धीरे धीरे स्टेट बना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थ्योरी कह रही है कि सबसे पहले जो ह्यूमन सोसाइटी थी, प्राइमरी स्टेज थी, एक पर्सन ऑफ ग्रुप पर्सन ना होकर क्या होता था? परिवार होता था। और यही परिवार ही समाज की प्रमुख इकाई थी। तो जो कह सकते हैं कि जो फैमिली थी वो फर्स्ट यूनिट थी सोसाइटी की। तो अब पितृसत्तात्मक थ्योरी आपने पूरी तरीके समझी। अब मातृसत्तात्मक थ्योरी, और इस सिद्धांत के जो समर्थक थे वो आप ध्यान रखेंगे, मॉर्गन, जैक्स, मैकलेन। मैं आपको वो भी नाम बता रही हूँ जो इसमें ऐड नहीं है। तो मैकलेन, मॉर्गन और जैक्स, तो ये फेमस जूरिस्ट हैं जिन्होंने मातृसत्तात्मक सिद्धांत को सपोर्ट किया। और कुछ विद्वानों का मत है कि प्राथमिक परिवार का रूप पितृसत्तात्मक न होकर मातृसत्तात्मक था। उनके अनुसार जब तक पति पत्नी युक्त परिवारों का जन्म नहीं हुआ तब तक पितृसत्तात्मक परिवार नहीं बने। तो जो प्रारंभिक समाज था वहाँ पर फ्री कह सकते हैं रिलेशनशिप हो रहे थे, जिस दशा में माँ को संबंध को ही निश्चित रूप से स्थापित किया जाता था। इसीलिए जो हेरिडिटी थी वो वंश माँ के नाम से चलती थी। और पिता के बारे में जब सर्टेनिटी नहीं होती थी तो परिवार में माता को ही प्रधानता दी गई।
तो परिवार का मुखिया मेल पर्सन ना होकर फीमेल होती थी, जो सबसे ओल्ड एज फीमेल होगी वही परिवार की मुखिया होती थी। और इसीलिए इन परिवारों को मातृसत्तात्मक कहा गया। और इन परिवारों में रहने वाले पुरुष दूसरे कबीलों के होते थे, जो स्त्रियों के पास आकर रहने लगते थे। और जैक्स ने ऑस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों के जीवन का अध्ययन करने के बाद हेनरी मैन की इस धारणा का खंडन भी किया कि समाज के विकास का जो प्रारंभ था पितृसत्तात्मक परिवार से होता है, जिससे आगे चलकर कबीले और राज्य बने। जेंक्स कहते हैं कि जो सबसे पहले परिवार न होकर कबीले हुए, और बाद में कबीले जो थे वो क्लैंस में बने, कुनबों में बने, और कुनबों में मैरिज होने लगी। और फिर क्या हुआ, पितृसत्तात्मक परिवार आया, और बाद में जब जब विवाह नहीं हो रहा है तो मातृसत्तात्मक हो रहा है। इसका मतलब मैरिज हो गई है तो फादर की तरफ से, और मैरिज नहीं हो रही है तो मदर की तरफ से हेरिडिटी सिद्धांत को माना गया। आप याद रखेंगे, पिता की तरफ से अगर पितृसत्तात्मक सिद्धांत है तो आप हेनरी मैन का नाम ज़रूर लिखेंगे, और मातृसत्तात्मक सिद्धांत है तो मैकलेन, मॉर्गन और जैक्स का नाम ज़रूर लिखेंगे। तो ये आप थ्योरीज याद रखेंगे। एक थ्योरी और है इवोल्यूशनरी थ्योरी, उद्विकासी सिद्धांत, EVOLUTIONARY, उद्विकासी सिद्धांत। ये नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप ऐड कर लेंगे। यहाँ कहा गया कि राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी दैवी शक्ति के कारण हुई और ना ही मनुष्य द्वारा जानबूझकर बनाई गई कृति है। राज्य की उत्पत्ति उसके धीरे धीरे नेचुरल रूप से उसके उद्विकास के क्रम पर आधारित हुई, इसीलिए से क्या कहा गया, हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहा गया। देखिए, कह रहे हैं कि जैसे जैसे समाज का विकास होगा, लोगों के हितों में वृद्धि होगी और लोगों को अलग अलग अधिकार मिल गए, और आगे चलकर इन्हीं से राजनीतिक संगठन बने जिन्हें राज्य कहा गया। तो राज्य का विकास क्रमिक और स्वाभाविक गति से हुआ, और कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति में संघर्ष और युद्धों का भी पर्याप्त योगदान रहा, क्योंकि ये एकता और समान भावना को जन्म देते थे। तो मैंने आपको आज अभी 5 थ्योरी बताई। अब आप एक थ्योरी और उसमें ऐड कर लेंगे, फोर्स थ्योरी, वो भी इसमें लिखी हुई नहीं है। फोर्स थ्योरी मतलब बल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य थी वो शक्ति के बल पर विकसित हुई। शक्तिशाली समूहों ने क्या किया कि निर्बल समूहों को बल के आधार पर अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार जो क्लैन थे वो धीरे धीरे स्ट्रगल करने लगे, और ये क्लैन्स किसमें चेंज हुए, कबीलों में, और कबीले बाद में कम्युनिटी में, और कम्युनिटी बाद में स्टेट में। तो सारांश ये है कि जो राज्य की उत्पत्ति थी वो कैसे हुई, कास्ट स्ट्रगल के कारण हुई, जाति संघर्ष के कारण हुई। और के समर्थक हैं ओपेनहाइम और जेंक्स, स्मॉल, वॉर्ड। इसके समर्थक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, मार्क्स। और इन्होंने कहा कि फोर्स थ्योरी द्वारा लोगों को आज्ञा पालन करने के लिए कंपेल किया जाता था, विवश किया जाता था। तो बल पर जो आधारित राज्य था वो शक्तिशाली था, लेकिन बल के आधार पे ही, किसी फोर्स के आधार पे ही किसी स्टेट को मजबूत नहीं बना सकते, बल्कि पब्लिक को खुद क्या करना चाहिए, किंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस सिद्धांत का महत्व केवल इतना है कि राज्य के लिए क्या कहते हैं कि फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज आपको सारी थ्योरीज डिस्कस की। अब जो आगे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वह एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। किसी भी राज्य को बनाने के लिए 4 तत्व होने ज़रूरी हैं। पॉपुलेशन कितनी होगी ये भी अलग अलग तरीके से है, डिस्कस करता है कि राज्य के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। इसके लिए मैं स्टोरी भी बता दूं कि रॉबिन्स रूसो की एक प्रसिद्ध कहानी थी। एक 2 फ्रेंड्स से, फ्राइडे और रॉबिन्स रूसो, और क्या वो एक द्वीप में रहते थे, क्या वो स्टेट की कैटेगरी में आएंगे? तो कहा गया कि उनके पास वहाँ पर पर्याप्त जनसंख्या नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें स्टेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो उस समय जो जूरिस्ट थे उन्होंने, प्लेटो ने कहा कि 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए, और अरस्तु ने कहा कि कम से कम मिनिमम जनसंख्या इतनी हो कि जहाँ पर ना बहुत छोटी कम हो जनसंख्या पॉपुलेशन, ना बहुत ज़्यादा हो। और रूसो कितनी मानते हैं, पॉपुलेशन होनी चाहिए 10,000। तो लेकिन आज बहुत करोड़ों में जनसंख्या, हज़ारों में नहीं है। जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये बहुत ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। भारत और चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कम जनसंख्या वाले भी आप याद रखेंगे वेटिकन सिटी है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका आप नाम लिख सकते हैं। तो दूसरा, टेरिटरी, राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। जब तक निश्चित भूभाग नहीं होगी तब तक लोग स्थायी रूप में रहेंगे नहीं। तो जब तक यहूदी लोग समस्त विश्व में बिखरे हुए थे और किसी निश्चित भूभाग पर नहीं बसे थे, वो कोई राज्य नहीं बना पाए। लेकिन अब वे इजराइल में स्थायी रूप से बन गए हैं,
कह सकते हैं इज़राइल में बस गए हैं, तो वो वर्तमान में इज़राइल क्या है, अब शक्तिशाली राज्य बन गया है। तो राज्य के देखिए टेरिटरी में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, कोई निश्चित नियम नहीं है। राज्य छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उसमें नदियाँ, झील, समुद्र के किनारे जहाँ पर राष्ट्र ध्वज हमारा रहेगा, वहाँ पर भी हम मानेंगे कि हमारी टेरिटरी मानी जाएगी। गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ज़रूरी होनी चाहिए। सरकार एक ऐसी संस्था होती है जिसके माध्यम से राज्य क्या करता है, अपने कार्यों को संपादित करता है, अपनी पब्लिक को कंट्रोल करता है। स्टेट क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है, और इन्हें सरकार का मुख्य काम क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जस्टिस को इस्टेब्लिश करना। तो एक कह सकते हैं कि एक जूरिस्ट थे गैटल, जिन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट है स्टेट और पर्सन के बीच में एक चेन का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली थी। फोर्थ पार्ट है सॉवरेनिटी। बिना सॉवरेनिटी के किसी भी स्टेट का निर्माण नहीं हो सकता है, संप्रभु शक्ति का। और सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति। और ये वो शक्ति होती है जो किसी के अंडर में नहीं रहती। तो ऑस्टिन ने सॉवरेन पावर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी बताई थी, जैसे अनडिवाइडेड, कि सॉवरेन पावर को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सॉवरेन पावर डिवाइड होती है तो उसे सॉवरेन पावर नहीं माना जाएगा। सॉवरेन पावर कैसी होनी चाहिए, अनलिमिटेड, असीमित होनी चाहिए। सॉवरेन पावर कैसी होनी चाहिए, एसेंशियल, अनिवार्य रूप से सब जगह प्रेजेंट होगी। तो ये क्वालिटी बताई गई कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट ये होते हैं। तो चलिए अब स्टेट के प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन भी देखें। किसी भी स्टेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? किसी भी स्टेट का प्राइमरी फंक्शन है ये होता है कि वो राज्य में आंतरिक और बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, न्याय की स्थापना करे, सुख शांति की स्थापना करे। किसी भी स्टेट का प्राइमरी फंक्शन यही है। कोई भी स्टेट में आप जाएंगे तो सबसे पहले किसी भी स्टेट को क्या काम करना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल मामलों में सुरक्षा करनी चाहिए। और सामान्य ने स्टेट के लिए भी यही काम बताए थे। हॉब्स ने भी कहा कि राज्य के हाथ में दो तलवारें होती हैं, एक वॉर की और दूसरी जस्टिस की। और स्पेंसर ने भी कहा कि राज्य के दो प्रमुख कार्य होते हैं, बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना और शांति की स्थापना करना। एक जूरिस्ट और आए, फ्रीडमैन, और उन्होंने भी कहा कि प्राथमिक कार्यों में सुरक्षा, विदेशी मामले, पुलिस और करेंसी को मैनेजमेंट करना भी शामिल है। तो सेकेंडरी काम क्या होते हैं? देखिए, सेकेंडरी काम को हम ऑप्शनल वर्क भी बोल सकते हैं, ऑप्शनल फंक्शन भी बोल सकते हैं। और सेकेंडरी काम क्या होता है कि विधि निर्माण का उद्देश्य राज्य में न्याय की स्थापना करना है, लेकिन कैसे हम करेंगे, हमें टैक्स भी कलेक्ट करना होगा। और कह सकते हैं कि बहुत सारे काम आते हैं सेकेंडरी फंक्शन में, जैसे एजुकेशन, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, डीएसपी के सारे काम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बोल सकते हैं आप, लोक कल्याणकारी सारे काम आते हैं। और सामंत ने भी लिखा था कि वर्तमान कल्याणकारी राज्य में स्टेट क्या बन गया, 19 सेंचुरी में पुलिस स्टेट का अब इम्पोर्टेंस बिल्कुल कम होती जा रही है। 19 सेंचुरी से पहले पुलिस स्टेट था, अब क्या हो रहा है, वेलफेयर स्टेट हो गया है। तो अब देखिए, भारत के संविधान के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो वर्णन किया गया है, उसमें वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को लिया गया है, जो सेकेंडरी फंक्शन के काम में आते हैं। तो कह सकते हैं कि स्टेट क्या है, एक प्रोवाइडर है, राज्य द्वारा जनता के रक्षक के रूप में काम करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में काम करता है, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बीमा, सब क्या करता है, सारी चीज़ों को देता है। इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करता है, और रेलवे, बैंकिंग, जहाज, इस सारे कामों को करता है, उन सुविधाओं को देता है जो आम जनता को चाहिए। इकोनॉमिक कंट्रोल करता है बहुत सारी चीज़ों में, और आर्बिट्रेटर का काम करता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो स्टेट आर्बिट्रेटर का भी काम करता है। तो सारे काम स्टेट के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस के अलावा स्टेट अब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहा है। तो राज्य अपने नागरिकों को एक कह सकते हैं कि व्यापारिक संबंध भी स्थापित करवाता है, और स्टेट वो काम कर रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पब्लिक वेलफेयर हो सके। आप इसमें एग्जाम्पल दे देंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। तो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको बताया कि स्टेट का और लॉ का रिलेशनशिप भी होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य और विधि का संबंध क्या होगा। तो एक छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि विधि का निर्माण राज्य द्वारा ही किया गया, और राज्य अपनी नीतियों की अभिव्यक्ति विधि के माध्यम से करता है। विधि का उल्लंघन किए जाने पर राज्य द्वारा दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाता है। तो सबसे पहले डाइसी ने भी रूल ऑफ लॉ को कहा, एस्टेब्लिश किया। केल्सन ने यहाँ तक बोल दिया कि विधि और राज्य को एक ही रूप में निरूपित किया कि स्टेट और लॉ एक ही हैं। तो अलग अलग जुरिस्टों ने स्टेट और लॉ में रिलेशन को बताया, जैसे एरिंग ने बताया, ड्यूगिट ने बताया, जेनिंग्स ने बताया। तो बहुत सारे जुरिस्टों ने कहा कि स्टेट और लॉ एक ही हैं। मनु को भी याद होगा आपने, मनु ने मनु कोड में कहा था कि लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग,
विधि से सबसे ऊपर कौन है? लॉ इज द विधि राजाओं का भी राजा है। इसका मतलब लॉ सबसे ऊपर है और किंग को भी लॉ का कहना मानना पड़ता है। तो आप ध्यान देंगे कि सारी चीज़ें लॉ और स्टेट के बारे में इंटर रिलेशन को जोड़ रही हैं। तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कि स्टेट को अगर सही तरीके से चलाना है तो लॉ का इम्पोर्टेंट बहुत है। राज्य की विधियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जो समाज में विषमताओं को दूर कर सके, डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सके, संपन्न और धनहीन लोगों के अंतर की खाई को पाटा जा सके। कह सकते हैं कि स्टेट और लॉ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें आपस में कौन सुप्रीम है, श्रेष्ठता है, इसका क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं कि जॉन रॉल्स के विचार जो स्टेट और लॉ के बारे में है वो ज़्यादा अधिक यूज़फुल हैं। तो जॉन रॉल्स ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता दूं कि जॉन रॉल्स ने अमेरिकी जूरिस्ट हैं और कहा था कि जो राजनीतिक सत्ता है सदैव ही कोअर्सिव हो रही है, उत्पीड़क रही है, जिसमें राज्य का समर्थन प्राप्त होता रहा है। लेकिन सामाजिक शांति के लिए, सोशल जस्टिस के लिए लॉ में स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, स्थिरता होना ज़रूरी है। और साथ ही जस्ट लॉ कैसा होना चाहिए? फेयर, और सभी को जस्टिस मिले। तो राज्य सत्ता कभी समाप्त नहीं होती है। तो इसीलिए राज्य और विधि एक दूसरे के साथ ही चलती है। तो भारतीय संविधान को कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है और कहा आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सभी लोग समान है, चाहे कोई एक राष्ट्रपति हो, चाहे कॉमन पर्सन हो, सभी के साथ एक जैसा बिहेवियर ही किया जाएगा लॉ में। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत में राज्य की तुलना में विधि की विशेषता को स्वीकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने डिसीजन में कहा कि रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने के लिए रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करना ही है। तो इस संबंध में केस भी मैं आपको बता दूं कि आई.एम. सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बोरो बाबू सिंह का केस था। आई.एम. सिंह वर्सेस बोरो बाबू सिंह आप लिख लेंगे। और टाइमिंग थी 1994, सुप्रीम कोर्ट 505। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में कोई भी विधि से ऊपर नहीं है और कोई भी पर्सन इंडिया में लॉ से ऊपर नहीं है। तो ये केस आप ध्यान रखेंगे। और भारत में एक चीज़, राज्य की तुलना में विधि की श्रेष्ठता इस बात से भी साबित होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में राज्य को एक स्पेशल पूरी तरीके से एक डेफिनेशन दे दी गई है, विधि की प्रधानता दी गई है, जिसमें पार्लियामेंट, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ तक कि जुडिशरी का भी समावेश है। तो कह सकते हैं कि सब में भारत का संविधान जो कि एक विधि है को श्रेष्ठतम माना गया। तो एक केस भी आया था, आप ध्यान रखेंगे कि ए आर अतुले वर्सेस आर एस नायक AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट 153 के केस में भी कहा गया था कि जो भारत का संविधान है जो कि एक लॉ है वो सबसे सुप्रीम है। तो आज मैंने आपको स्टेट का ओरिजिन, उसकी डेफिनेशंस और इंटर रिलेशन और फंक्शंस, सारी चीज़ों को मैंने कवर किया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।